हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज मैं जो है आप लोगों को प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोत के बारे में बताने वाला हूँ कि हमारे जो प्राचीन भारत के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। ठीक है, उनके स्रोत कैसे हैं, यानी कि ऐसा कौन सी विधि है जिसके जरिए जो है हम अपने प्राचीन भारत यानी कि अपने भारत के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आखिर में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों को ये सारी चीज़ें बताती हैं। वैसे तो किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण, जिसको क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है, इतिहास कहलाता है। इतिहास किसी समाज विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति तथा इन स्थिति में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों को भी प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब क्या है कि जो समाज होता है, हमारा इतिहास जो होता है वो क्या होता है, वो किसी भी व्यक्ति के जो है समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट सामाजिक क्षेत्र की जो भी घटनाएं उस समय, जो भी प्राचीन समय में घटनाएं घटित होती हैं या फिर जो भी तथ्य होते हैं आदि, जो है एक कालक्रम के अनुसार, ठीक है, एक एक क्रमबद्धता के साथ जो है कालक्रम के अनुसार जो है एक विवरण हम लोग जो प्रस्तुत करते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक, अब ये इतिहास जो होता है वो किसी विशेष समाज विशेष की एक सामाजिक स्थिति, ठीक है, या सांस्कृतिक स्थिति या फिर राजनीतिक स्थिति या आर्थिक स्थिति को जो है हम लोग एक क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, इन्हीं स्थितियों में समय के साथ साथ परिवर्तन भी होते हैं और इन्हीं परिवर्तन को जो है प्रस्तुत भी करते हैं, और उन्हीं प्रस्तुतिकरण को हम जो है इतिहास के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी समाज हो गया, पुराना हो गया, ठीक है, हमारे प्राचीन काल में कोई भी समाज हो गया, अगर उसमें कुछ सभ्य लोग हैं, ठीक है, वो सभ्य लोग, कोई गांव है वो सभ्य है, ठीक है, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, उनका अपना एक बोलचाल है, अपनी एक परंपरा है, तो उसी को हम कहते हैं सामाजिक स्थिति। ठीक है, वही हमारी सोसाइटी हो जाती है। ठीक, और उस सोसाइटी में क्या क्या जो है संस्कृतियाँ हैं, कैसे वो लोग रहन सहन, खान पीन, ये सारी चीज़ जो है संस्कृतियों में आती हैं, और उसके शासन व्यवस्था कैसे चलाती है, ठीक है, कैसे उसमें हम अपने शासन को चलाते हैं, वो हमारी राजनीतिक स्थिति है। और आर्थिक स्थिति यानी कि वहाँ पे हम खाते पीते क्या हैं, कैसे रहते हैं, हमारा जीवन यापन कैसे होता है, ये हमारी आर्थिक स्थिति है। ठीक है, तो इन्हीं सभी को जो है क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुतिकरण हमारा क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक, तो इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है वो स्रोत क्या क्या होते हैं। वैसे इतिहास को जो है अगर हम अच्छे से समझते हैं तो इतिहास को जो है अगर देखा जाए तो प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन के स्रोत को जो है हम निम्न 3 भागों से बांट सकते हैं, जैसे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक जो है उसमें पुरातात्विक स्रोत होते हैं, ठीक है, और आद्य ऐतिहासिक में क्या होते हैं, पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी होते हैं, जिसे आज तक जो है पढ़ा नहीं गया है। ठीक, और ऐतिहासिक में क्या होते हैं, पुरातात्विक भी आ जाते हैं, साहित्यिक भी आ जाते हैं, जो विदेशी विवरण यानी कि जो आते हैं विदेश में, जैसे हिंगत्सांग हो गया, फाहियान हो गया, इब्न बतूता हो गया, ये सारे जो विदेशी आए थे भारत में और यहाँ की जो स्थिति परिस्थिति को देखे, अपने हिसाब से जो है उसको विवरण दिए, तो वो भी चीज़ें जो है इसमें आ जाती है। तो यानी कि ऐतिहासिक जो है काफ़ी उसमें हमको साक्ष्य मिल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अब कौन कौन से स्रोत हैं। किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए उसके उचित विश्लेषण में पुरातात्विक साक्ष्यों व स्रोतों को महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, यानी कि किसी भी देश या किसी भी स्थान का इतिहास अगर हमें जानना होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ का जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं, ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं या फिर कोई स्रोत होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उन्हीं साक्ष्यों और स्रोतों का विश्लेषण करके जो है हम उस समय के बारे में जान पाते हैं कि उस समय क्या घटित हुआ था। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे अभिलेख हो गया, ठीक है, सिक्के हो गए, स्मारक हो गए, भवन हो गए, मूर्तियाँ हो गई, बर्तन हो गए आदि शामिल किए जाते हैं। अधिकांश पुरातात्विक साक्ष्य जो है प्राचीन टीलों, जिसको माउंट कहते हैं, ठीक है, की खुदाई से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, माउंट मतलब कि टीले होते हैं, ठीक है, ढेर, जैसे परत दर परत जो है मिट्टी पड़ती जाती है और वो
ढेर बनता जाता है, उसी को कहते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमारी महत्वपूर्ण होती हैं, इसमें हमारी होती हैं अभिलेख होते हैं, सिक्के होते हैं, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, बर्तन, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये सारी चीज़ें जो है टीलों के नीचे खुदाई जब हम करते हैं तो उसमें से मिलती हैं। तो और आगे जानते हैं क्या होते हैं इसमें टीले में। टीला धरती की सतह के ऊपर उभरे हुए भाग को कहते हैं, जिसके नीचे पुरानी वस्तुओं के अवशेष विद्यमान होते हैं। ये कई प्रकार की हो सकते हैं, जैसे एकल संस्कृति, मुख्य संस्कृति और बहुत संस्कृति। ठीक है, यानी कि ये जो टीले होती हैं ये परत दर परत बनता है। जैसे नदियाँ होती हैं, नदियाँ पानी को बहा कर लाती हैं, हम अपने साथ मिट्टी को बहा के ला सकते हैं। तो एक बार उसमें प्रक्षेपित करती हैं, फिर जब दोबारा बाढ़ आता है फिर उसमें प्रक्षेपित करती हैं, फिर बाढ़ आता फिर प्रक्षेपित करती हैं। इस तरह से ये परत दर परत बनता जाता है। ठीक है, तो यही परत दर परत जो है हमारे इतिहास में भी होता है। जो टीला बनते हैं तो टीला जो है कई परतों का जो है एक होता है, जिसमें क्या हो सकती है हमारी पुरानी बस्तियों के अवशेष मिलते हैं। ठीक, पुरानी बस्तियों के अवशेष मिल जाते हैं। और इसमें क्या क्या कैसी कैसी संस्कृतियाँ मिल सकती हैं, एकल संस्कृति मिलती हैं, या मुख्य संस्कृति मिल सकती है, या बहुत संस्कृति, यानी कि संस्कृतियाँ समझ ही रहे हैं, जिसमें एक ही तरह की विशेषता ना रहो, वो अलग अलग तरह की विशेषता हो या फिर एक तरह की विशेषता हो। ये सारी चीज़ें जो है हमारे खुदाई के समय मिल सकती हैं। प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों का उत्खनन कर वहाँ से प्राप्त वस्तुओं व कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना पुरातत्व विज्ञान यानी कि आर्कियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यानी कि प्राचीन जो भी हमारे टीले होते हैं, टीलों को जब हम उत्खनन करते हैं यानी कि खुदाई करते हैं उन स्मारकों की, और वहाँ से जो भी चीज़ें हम प्राप्त करते हैं, चाहे वो कोई भी कलाकृति हो, चाहे साक्ष्य हो, ठीक है, उसके आधार पर जब हम उसका विश्लेषण करते हैं, ठीक है, विश्लेषण कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हमको वहाँ पर कोई मृद भांड मिल गया, चाहे मिट्टी का बर्तन मिल गया, ठीक है, तो इससे हम ये अनुमान लगा लेंगे कि उस समय जो है जो भी संस्कृति रही होगी उसमें मिट्टी के बर्तन बनाना सब जानते हैं। ठीक है, अगर उसमें कलर किया हुआ है, रंगाई की हुई है, तो ये भी हम कह देंगे कि उसमें रंग का प्रयोग किया जा रहा था। तो ऐसे ही बहुत सारे साक्ष्य हमको मिलते हैं, और उन्हीं का विश्लेषण जब ऐतिहासिक रूप से किया जाता है तो उसे पुरातत्व विज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया। फिर आगे देखते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खननों में से ऐसे नगरों का पता चला है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईसा वर्ष पूर्व हुई है। ठीक है, ऐसे आदिमान मानव का विकास तो काफ़ी लंबे समय से हुआ था, जिसको जो है हमारे पुरातात्विक लोग भी मानते हैं और बड़े से वैज्ञानिक भी मानते हैं कि 40 लाख वर्ष पूर्व जो है वन मानुष यानी कि हमारे जैसे दिखने वाले इंसानों, जिसको हम अपनी पूर्वज कह सकते हैं, उनका जन्म हो चुका था। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर जो संस्कृतियाँ मिली हैं, जो खुदाई के समय संस्कृतियाँ मिली हैं, वो कैसी हैं, वो लगभग 2500 ईसा पूर्व यानी कि 2500 ईसा पूर्व के लगभग पाई जाती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उत्खननों से हमें गंगा की घाटी के विकसित भौगोलिक और भौतिक संस्कृति के विषय में जानकारी मिली है कि उस समय के लोग किस प्रकार की बस्तियों में रहते थे, उनकी सामाजिक संरचना कैसी थी, वे किस प्रकार के मृदभांड उपयोग करते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन में किन अनाजों का उपयोग करते थे, और किस प्रकार के औजार तथा हथियारों का प्रयोग करते थे। यानी कि अगर हम किसी निश्चित क्षेत्र में जहाँ पर पहले के लोग रहते थे और एक टीले के रूप में इस समय मिलता है, तो अगर हम उसकी खुदाई करते हैं, उसका उत्खनन करते हैं, तो ऐसी खुदाई हम कहाँ पर किए हम लोग करते हैं, यानी कि जो वैज्ञानिक लोग हैं वो कहाँ पर करते हैं, वो करते हैं गंगा की घाटी के पास। ठीक है, जो गंगा की घाटी होती है वहाँ पर किए हैं। ठीक है, विकसित होती हैं, और वहाँ पर भौतिक संस्कृतियाँ के विषय में अधिक से अधिक जानकारी मिलती है। भौतिक मतलब कि जो हम अपने दैनिक दिनचर्या में जो भी चीज़ प्रयोग करते हैं वही भौतिक होती है, और उस समय के लोग किस प्रकार की बस्तियाँ का प्रयोग करते हैं ये चीज़ की जानकारी मिल जाती है। वहाँ की सामाजिक संरचना कैसी थी इसकी जानकारी मिल जाती है। वो अपने मृदभांड यानी कि बर्तन कैसे प्रयोग करते थे, किस तरह के बर्तन प्रयोग करते थे, वो उनकी जानकारी मिल जाती है। वहाँ के घर कैसे थे, किस प्रकार के घरों में वो सब रहते थे, वो क्या क्या खाते थे, किस तरह का अनाज प्रयोग करते थे, या फिर अपने सुविधा के लिए कैसे औजारों का प्रयोग करते थे, या फिर अपने बचाव के लिए कैसे हथियारों का प्रयोग करते थे। इन सभी की जानकारी जो है हम वहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं कब्र में दफनाते थे तथा इसके ऊपर एक
घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारक जो महापाषाण, जिसको मेगालिथ कहते हैं, और ये जो हमारा उत्तर भारत हो गया, जहाँ पर जो है आर्य वगैरह आए थे, ठीक है, और वहाँ से जो है अक्सर जितने भी विदेशी आए हैं हमारे उत्तर भारत की ही तरफ से आए हैं। दक्षिण भारत से जो है कोई भी विदेशी नहीं आया है, और क्योंकि वो समुद्र था और उस समय जो है नाव वगैरह नहीं चलती थी, तो अधिकांश जो है आक्रमण हुए हैं, या फिर कोई विदेशी भी आया है तो हमारे उत्तर भारत की तरफ से आया, दक्षिण भारत की तरफ से कोई भी नहीं आया। तो कुछ ऐसी भी वहाँ पर जो है बात करते हैं दक्षिण भारत की तरफ, तो वहाँ पे जो है कुछ लोग जो उस समय प्राचीन समय में रहते थे, ठीक है, तो वहाँ पर जो मृत व्यक्ति के शव मिले थे जिनको दफना दिया गया था, उनके साथ कुछ औजार मिले हैं, ठीक है, हथियार भी मिले हैं, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। ये सारी वस्तुएं कहाँ पर मिली हैं? जो शव दफनाए गए थे उनकी कब्र के साथ मिली हैं, ठीक है, और इनके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर तो शव की सुरक्षा के लिए जो है उसके ऊपर जो है बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, ठीक है, और ऐसे स्मारकों को जो है महापाषाण, जिसको मेगालिथ कहते थे, ठीक है। अब ये बात आती है कि ये सारे साक्ष्यों की पुष्टि कैसी होती है, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। उसके लिए जो है क्या कहते हैं कि किसी भी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C40 यानी कि कार्बन 40 में आई कमी को माप कर उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। रेडियो कार्बन 14, ठीक है, जिसको C14 भी कहा जाता है, कार्बन का रेडियोधर्मी यानी कि रेडियो एक्टिव समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप है, जो सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होता है। यानी कि हर एक इंसान में हो गया, जितने भी सजीव हो गया, चाहे वो जानवर हो गए, चाहे वो इंसान हो गए, यहाँ तक कि वृक्षों के जो अवशेष होते हैं, पेड़ों के जो अवशेष होते हैं, उसमें भी जो है रेडियोधर्मिता पाई जाती है, ठीक है। और उसी की जो रेडियोधर्मिता पाई जाती है उसी के द्वारा जो है पता होता है, और इस विधि को क्या कहते हैं? रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं, ठीक है। और ये रेडियोधर्मी जो होते हैं, जब किसी भी चीज़ में जो है कमी आती है तो उस कमी की को आंकते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं उस कमी को आंकते हैं, और उससे पता चल जाता है कि ये कितना साल पुराना है या कितने साल पहले का है ये, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं? रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं, ठीक है। और इसका जो प्रदर्शक बिंदु है, ठीक है, वो कौन सा है? C14, इसका प्रतीक क्या है? C14। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से पता चलता है कि राजस्थान और कश्मीर में कुछ का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में भी था, ठीक है। पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषतः परागों, जिसको पॉलन के रूप में विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो राजस्थान हो गया, कश्मीर का इलाका हो गया, ठीक है, वहाँ पे कृषि के कुछ साक्ष्य मिले थे, और उनके द्वारा जो है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से पता लगाया गया है कि वो जो साक्ष्य मिले हैं, कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं, वो लगभग कितने साल पुराने हैं? 7000 से 6000 ईसा पूर्व है। अब ईसा पूर्व की बात हो रही है तो ये जान लीजिए कि एक टाइम लाइन होती है। मान लो ये हमारे 0 एक टाइम लाइन है, तो हम इधर जितना भी आगे बढ़ते रहेंगे, इस समय हमारा बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम ईस्वी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे हम पीछे जाते हैं तो वो हमारा जो है ईसा पूर्व हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए इधर अगर मान लीजिए ईस्वी की तरफ जाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म जो है 1986 में जन्म हुआ है, तो हम इसको 1987 कहेंगे, 1988, यानी कि आगे चल के वो जो है 2010 में या 2022 में जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है ईसा पूर्व में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर अगर 1986 में किसी का जन्म हुआ है, तो वो क्या होगा? वो एकदम डेट और घटता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग जो होती है उल्टी चलती है, ठीक है। अगर 1986 मरा है तो फिर ये जो है हो सकता है 1920 में मरे, ठीक है, ये 1920 में ईसा पूर्व मरे। तो इस तरह से यहाँ पर उल्टी गिनती होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो हम इसको कह सकते हैं ईस्वी और ईसा पूर्व, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं
इस चीज़ को और समझते हैं। तो पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषतः परागों जो उसमें फूलों के बीच में जो लंबी-लंबी कलियाँ होती हैं, पराग होते हैं पतले-पतले, उन्हीं परागों के विश्लेषण से पता चला था कि जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी आयु की पहचान की जाती है। जो पक्षी होते हैं, पशु होते हैं या इंसान होते हैं, उनकी हड्डियों के जो है वो परीक्षण किया जाता है और उनकी हड्डियों से पता चलता है कि उस समय कितनी आयु रही होगी, ठीक है, उस जानवर की कितनी आयु रही होगी या इंसान की कितनी आयु रही होगी, ठीक है। और उनके पालतू होने एवं अनेक प्रकार के कार्य में लाए जाने का भी पता चल जाता है, यानी कि उनकी हड्डियों के ही माध्यम से पता चल जाता है कि वो जानवर जो है क्या है, पालतू है, ठीक है, घरेलू है या फिर वो जंगली है, ठीक। आगे देखते हैं। अब सिक्के, जो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं, अब साहित्यिक स्रोत में जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो कौन से हैं, वो हैं सिक्के, ठीक है। अब इन सिक्कों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आखिर में ये चीज़ें कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। ओके, न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। मुद्राओं की बनावट एवं उसमें प्रयुक्त धातुओं की मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। और प्राचीन काल में अधिकांश मुहरें धातुओं की बनाई जाती थी। जिस सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियाँ विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए जो प्राचीन स्रोत होते हैं हमारे, ठीक है, जो प्राचीन स्रोत होते हैं, इतिहास यानी कि पाषाण काल की अगर बात की जाए, पाषाण काल के बाद जो है हमारा एक सभ्यता पनपी थी भारत में, जिसको हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सिंधु घाटी में पाई गई थी वो सभ्यता होती है, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब उसमें जो है कुछ सिक्के मिले हैं, ठीक है। अब पता ही है प्राचीन समय में लोहे की खोज नहीं हुई थी, सोने चांदी नहीं मिले थे, ठीक है। तो हो सकता है कोई धातु थी, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कांस्य, जिसको तांबा, सबसे पहले तो तांबा मिला था, उसके बाद जो है टीन मिला था। तांबा और टीन को मिला करके जो है फिर वहाँ पर कांस्य बनाया गया, तो वो तो हो सकता है जो धातु उनके पास उस समय रही हो, ठीक है, उसी से उन्होंने कुछ बनाया हो। तो यहाँ पर जो है सिक्कों का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं। और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। और मुद्राओं की बनावट एवं उसमें प्रयोग धातुओं की मात्रा के आधार पे, यानी कि जो मुद्रा की बनावट होती है, बनावट उस समय कैसी थी, चौकोर थी, गोल थी, ठीक है, तो ये त्रिकोण थी, कैसी थी, ये उसकी बनावट और उसमें प्रयोग की जाने वाली जो धातुएं थी, उनकी मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है। यानी कि वहाँ पर कैसी धातुएं उपलब्ध होती थी, लोग किस तरह से जो है किन आकारों से परिचित थे और उनका आकार किस प्रकार देते थे, ये सारी चीज़ें जानकारी हमको उस समय की मिलती है। और प्राचीन काल में अधिकांश मोहरें धातुओं की बनाई जाती थी। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियाँ विद्यमान होती हैं। यानी कि उस समय जो थी मुद्रा, ऐसा तो कुछ था नहीं कि जो है आज की तरह पैसे जो हैं हमारे पास, तो पैसे की बहुत इम्पोर्टेंस है, कागज़ के नोट चल गए हैं, ठीक है, सोने के सिक्के चलते हैं चांदी से। तो उस समय जो धातु थी उन्हीं से वो सब जो है उन्हीं को निर्माण किए, उन्हीं सिक्कों के रूप में निर्माण किए।
ये जो है प्रयाग इलाहाबाद, जो कि आज प्रयागराज आज भी है, ठीक है। प्रयागराज में है ये। और किससे संबंधित है ये? समुद्रगुप्त से संबंधित है। किसके शासनकाल में बना है? ये गुप्तकालीन है। और इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजय का प्रयोग यशोगाथ किया गया है। और इसकी रचना हरिशेन ने काव्य शैली में की गई है, ठीक है। इसकी रचना जो है हरिशेन ने काव्य शैली में की है इस स्तंभ में, ठीक है। अगला है बौद्ध स्तंभ लेख, जो कि भरहुत, ठीक है, भरहुत जगह पे है। ये जगह का नाम है भरहुत। और किससे संबंधित है? ये राजा वासुदेव से संबंधित है। और किसके काल में ये बना है? ये शुंग काल में बना है। और इस अभिलेख में जो है शुंग वंश की जानकारी का प्रारंभिक स्रोत मिल जाता है, ठीक। अगला है मथुरा स्तंभ लेख। और ये कहाँ पे स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थित है। और ये किससे संबंधित है? ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। और किस समय में बना है? ये गुप्त काल में बना है। और यह प्रथम गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित है। और इस स्तंभ लेख द्वारा वैष्णव धर्मी गुप्त सम्राट की धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश पड़ता है तथा माहेश्वर समुदाय के उदिताचार्य का वर्णन मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गरुड़ स्तंभ लेख। और इसको जो है हेलिओडोरस स्तंभ भी कहते हैं, जो कहाँ पर स्थित है? बेसनगर विदिशा में स्थित है। और ये किससे संबंधित है? भागवत से संबंधित है। और किसके शासनकाल की जानकारी देता है? किस समय में बना था? ये शुंग काल में बना था, ठीक है। और इसमें नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आज संयम, त्याग व सतर्कता जैसे नैतिक कार्य स्वर्ग का पक्ष प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। और अगला है जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एरण स्तंभ अक्सर पूछ देता है। ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश के एरण में है। और ये किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। और ये किस समय बना था? ये गुप्त काल में बना था। और इसमें क्या चीज़ें हैं? यह है स्तंभ समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी देता है। यह विदर्भी शैली में प्रस्तुत किया गया, यानी कि विदर्भी शैली में लिखा गया है, ठीक है। ये भी एक शैली है। अगला है 7वां एरण स्तंभ, जो कि कहाँ पे है? एरण मध्य प्रदेश में है। किससे संबंधित है? बुद्धगुप्त से संबंधित है। समय काल क्या है इसका? गुप्तकालीन है। और यह स्तंभ लेख जो है चतुर्भुजी भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण तथा भगवान विष्णु की महिमा, महाराज मातृ विष्णु एवं धन विष्णु द्वारा ध्वज स्तंभ के निर्माण का वर्णन प्रस्तुत करता है। इसमें सप्ताह के दिनों के नामों का प्रारंभिक प्रयोग किया गया है। जो सप्ताह होते हैं उनके दिनों के नामों का प्रारंभिक प्रयोग किया गया है। अगला है 8वां भीतरी स्तंभ लेख, जो कि कहाँ पर है? गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के भीतरी में है। और ये किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। ये भी गुप्तकालीन है। गुप्तकालीन में बहुत सारे ऐसे साक्ष्य अभिलेख मिल जाते हैं जिससे उस समय के रहन सहन, खान पीन सब कुछ पता चल जाता है। और ये सारी जानकारी जो है बता देती है कि उस समय की जो शासन व्यवस्था थी कैसी समृद्ध थी। और इसीलिए जो है गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और इस स्तंभ लेख में हुड़ू के आक्रमण का वर्णन एवं स्कंदगुप्त द्वारा विष्णु मूर्ति की स्थापना का उल्लेख है, ठीक है। हुड़ू का आक्रमण हुआ था और स्कंदगुप्त ने जो है उनके आक्रमण को विफल किया था। ये भी चीज़ें जो है हमको इन्हीं अभिलेखों से ही प्राप्त होती है। अगला है बिहार स्तंभ लेख। ये कहाँ पे है? बिहार शरीफ पटना में है। और ये किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से है। और ये समय क्या है इनका? गुप्तकाल है, ठीक है। इसमें स्कंदगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने तथा एक स्तूप के निर्माण करने का उल्लेख है, ठीक है। ये जो स्कंदगुप्त था इसने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अश्वमेध यज्ञ किया, ठीक है। इसके साथ 2-3 यज्ञ और भी किए थे, ठीक है, जो आगे चल के मिल जाएंगे, तो हम लोग इसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। अगला है भीलसड़ स्तंभ लेख, जो कि भीलसड़ एटा में है। और इससे किससे संबंधित है? कुमारगुप्त प्रथम से। और समय क्या है इसका? गुप्तकालीन है। कुमारगुप्त प्रथम के प्रथम लेख में गुप्त सम्राटों का वंशावली का विवरण है। और इस स्तंभ लेख में कार्तिकेय मंदिर का उल्लेख भी मिलता है। अगला है एरण स्तंभ लेख, जो कि एरण मध्य प्रदेश में है। भानुगुप्त से संबंधित है और गुप्तकालीन है। इसमें महान पराक्रमी गोपराज के रणभूमि में वीरगति प्राप्त होंगे एवं उनकी पत्नी के चीता पर सती होने का प्रथम उल्लेख इसी में मिलता है, ठीक है। ये गुप्त काल में ही जो है सबसे पहले जो गोपराज राजा थे युद्ध में मारे गए थे। और जब ये मारे गए थे तो उनकी पत्नी जो है
उनकी चिता के साथ जो है सती हो गई थी, और यहीं पे पहला साक्ष्य मिलता है सती प्रथा का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 7 है, क्या नाम अगला है, तालगुंडा स्तंभ लेख। ठीक है, ये कहाँ पे है, शिवमोगा मैसूर में है, और ये किससे संबंधित है, शांतिवर्मन और मयूरवर्मन शर्मन से है। ये समय क्या है, गुप्तकालीन है। यह स्तंभ लेख दक्षिण में कदम्बों के इतिहास अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें कदम्ब शासक मयूर शर्मन के पल्लवों में संघर्ष का उल्लेख है। ठीक है, तो उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे चैप्टर तो बड़ा हो ही जा रहा है। चलिए इतना बहुत है। फिर अगले वीडियो में जो है हम साहित्यिक स्रोत के अन्य जो भी स्रोत हैं, जो भी पांडुलिपि हैं, भोजपत्र हैं, ताड़पत्रों पे जो लिखे गए हैं, वो सारी चीज़ों की जानकारी जो है हम लोग अगले वीडियो में लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।